साथियों नमस्कार। आप एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। आरएस और आईएएस में दोनों में ही एक शानदार टॉपिक है नैतिक स्थिति के निर्धारक। बेसिकली एथिकल स्टेटस कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इन चीज़ों को आज हम बताने जा रहे हैं। कारण क्या होता है कि आपने जो अभी तक एथिक्स में पढ़ा होगा, एथिक्स में एथिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि एथिक्स क्या होती है। हमने ये जाना है कि जो एथिक्स है वो हमारे उचित अनुचित, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्मों का निर्धारण करती है। और ये जब अच्छे बुरे कर्मों का निर्धारण करती है तो हम ये तय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे लिए कौन से कर्म वांछनीय है कौन से अवांछनीय है। जब ये एथिक्स जब डेवलप होती है तो हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि हमारे भारतीय दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन में किन किन मुद्दों की, किन किन बातों को एथिकल माना गया है। हमने ऋत की अवधारणा पढ़ी, ऋण की अवधारणा पढ़ी, हमने कर्तव्य की अवधारणा पढ़ी, सद्गुण की अवधारणा पढ़ी। साथ ही हमने ये पढ़ा कि पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारकों में किस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है और व्यक्ति को किस प्रकार से अपने कर्म करने चाहिए जो न्यायोचित हो सके, जो गुणी तत्व के रूप में हो सके, सद्गुणी के रूप में हो सके, और हम अपने कर्तव्यों का पालन आसानी से कर सके। आज इन्हीं बातों को हम बात कर रहे हैं और ये सारी की सारी बातें हम एडमिनिस्ट्रेशन में लेके जा रहे हैं कि प्रशासन में नैतिकता कैसी लाई जा सकती है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रशासन में नैतिकता लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे और देखने पर ये जानेंगे कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से प्रभावी होती है। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो एथिक्स है वो एथिक्स भारतीय दर्शन पर आधारित है, वैदिक परंपराओं पर आधारित है। हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मान्यताएं प्रदान करता है और मान्यताओं को प्रदान करने के नाते हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन वैदिक परंपराओं के अनुकूल करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसी पुरुषार्थ व्यवस्थाओं का पालन करें, आश्रम व्यवस्था की ओर जाएं, स्तुति प्रज्ञ की अवधारणा को समझें, निष्काम कर्म की अवधारणा को समझें, स्वधर्म की अवधारणा को पालन करें। लेकिन क्या ये अवधारणाएं किसी एक व्यक्ति पर आधारित होती है, या यूं कहें कि समाज पर यह आरोपित की जा सकती है या प्रशासक पर भी आरोपित की जा सकती है। तो हम प्रशासन में नैतिकता को जानने से पहले ये जानेंगे कि एक व्यक्ति में यह नैतिकता किस प्रकार से लाई जा सकती है, ये एथिक्स समाज में किस प्रकार से लाई जा सकती है, ये एथिक्स आपके प्रशासन में किस प्रकार से लाई जाती है। इन तीन चीज़ों की हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमारे व्यक्तिगत हित में नैतिकता कैसे होती है, हम दो प्रकार के हितों की बात करेंगे। एक तो व्यक्तिगत हित, ऐसे बनता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत हित पर्सनल इंटरेस्ट में, जिसको हम निजी हित कह सकते हैं, निजी हित मान सकते हैं। दूसरा हमारा समाज हित या प्रशासन हित होता है। ये समाज हित और प्रशासन हित में हम सार्वजनिक हित की बात कर सकते हैं। सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट में ये नैतिकता किस प्रकार से होती है, इन चीज़ों को हमें जानना है। लेकिन जानने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में नैतिकता के निर्धारक करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हम नैतिकता के निर्धारक करने वाले कारकों को सबसे पहले जानना पसंद करेंगे और निजी हित और सार्वजनिक हित में क्या संबंध पाया जाता है, इनमें विरोधाभास कब हो जाता है। दूसरे आयामों से हम बात करेंगे, इसमें विरोधाभास कब होता है, इसमें विरोधाभास कब हो जाता है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। कभी कभार तो रिलेशंस बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, और फिर बताएंगे कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड
पब्लिक इंटरेस्ट। जब कॉन्ट्राडिक्शन की बात आती है तो हमारे सामने तीन चार चीजें आती है कि ये विरोधाभास किस प्रकार से पैदा हो रहा है, और ये पैदा हो रहा है तो हम कौन से नैतिक निर्णय ले रहे हैं जिनमें ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। एथिकल डिसीजंस कौन से होते हैं, या एथिकल कार्य कौन से होते हैं जिनसे हम ये कामकाज कर रहे हैं या अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। या नैतिक द्वंद्व कैसे पैदा हुए कि दो अच्छी चीजों में भी हम एक सर्वश्रेष्ठ बातों का पता नहीं लगा पा रहे। नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा या डायलम्मा कैसे पैदा होती है, या डायलेक्ट्स कैसे पैदा होते हैं। चौथी हम बात करेंगे इसमें नैतिक चिंताएं, नैतिक चिंता, एथिकल कंसर्न्स किस प्रकार से कामकाज करती है और व्यक्ति किस प्रकार दुविधा में हो जाता है। बेसिकली एक प्रशासन में जब कामकाज करता है कोई व्यक्ति इन्हीं चिंताओं से ग्रस्त होता है, और इन्हीं चिंताओं में ग्रस्त होकर वो चिंतन मनन करता रहता है। यदि वह व्यक्ति चिंतनशील है, सद्गुणी है, ज्ञानी है तो, नहीं तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, पशुवत जीवन जी रहा है, तो ये नैतिक स्थिति के निर्धारक कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। आज आपके सिलेबस में भी ये बातें कही गई है और किस प्रकार से इनका पालन करना है, हमें इन चीज़ों को देखना है। और साथ में नैतिक जब निर्णय लिए जाएं उनकी प्रक्रिया क्या हो, इस चीज़ को भी हम देखेंगे, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। सिलेबस में तो आपकी ये चीज़ें हैं कि नैतिक निर्णय क्या होते हैं, नैतिक कार्य क्या होते हैं, नैतिक द्वंद्व क्या होते हैं, नैतिक चिंताएं क्या होती है जिनका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली अभ्यर्थी जब इन समस्याओं का समाधान करेगा तो किन किन समस्याओं से ग्रस्त होता है, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद में सबसे पहला आप जानेंगे कि नैतिकता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हम नैतिकता के निर्धारक कौन कौन से उनके कारक जानेंगे। इस कारकों में हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से ऐतिहासिक कारक हमारे एथिकल डिटर्मिनर्स को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे सामाजिक कारक हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमें आर्थिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, हमें प्रशासनिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, हमें राजनीतिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, हमें धार्मिक कारक प्रभावित कर रहे हैं। इन कारकों के आधार पर जानेंगे कि हम एथिकल क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, और क्यों नहीं हो पाते, कैसे नहीं हो पाते, क्या वजह है। इन बातों को ये जानना हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए, किस प्रकार से कामकाज कर सकते हैं। तो अब इन बातों को जानने के बाद हम देखेंगे कि प्रशासन में कोई व्यक्ति जब आता है तो नैतिक समस्याएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी एथिकल प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वह व्यक्ति परेशान रहता है, ऊहापोह की स्थिति में रहता है, किम कर्तव्य विमूढ़म रहता है। इन चीज़ों को जानना है। तो इन समस्याओं को यदि आप जान लेते हैं और आपने एथिकल आयामों से सही ढंग से कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, उनका प्रशासन में उपयोग किया है, तो यहाँ आपको एथिकल समस्या आने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी बात हम जानेंगे कि अभ्यर्थी ये जानेंगे कि नैतिक दुविधाएं क्या होती है, द्वंद्व क्या होते हैं, चिंताएं क्या होती है, और नैतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ये चीज़ों को हम जान पाएंगे। और नैतिक दुविधाएं जब उत्पन्न होती है, जब ये डायलम्मा उत्पन्न होता है व्यक्तिगत हित में और सार्वजनिक हित में, तो हमें कौन से हितों को प्रभावी बनाना चाहिए और कौन से हितों को गौण कर देना चाहिए, ये बातें भी हम यहाँ आपको बताएंगे। और इन नैतिक चिंताएं जो आती है, कभी कभार ऐसी कंसर्न्स उत्पन्न हो जाते हैं कि जो हमें प्रभावित करते हैं, इनका समाधान हम कैसे ढूंढें। सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, ये जो एथिक्स है ना, ये एथिक्स को जानने के लिए आपको लोक प्रशासन का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं और प्रशासन में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आप एक लोक प्रशासक सत्यनिष्ठ है कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है, निष्पक्षता रखता है कि नहीं है, समर्पण, कर्तव्य परायणता, सेवा भावना जैसे गुणों से युक्त है कि नहीं है। यदि ये चीजें आप जानते हैं तो आप
एथिकल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, आपको दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, फिलोसॉफी का, जो ये बताए कि इंडियन फिलोसॉफी कौन कौन से एथिकल गुणों की, एथिकल अवधारणाओं को फॉलो करती है और वेस्टर्न फिलोसॉफी किसको फॉलो करती है। चौथा हमारा, तीसरा हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ये साइकोलॉजी है हमारी। ये साइकोलॉजी से ये पता लगता है कि व्यक्ति के मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और इन भावों से वो क्या क्या सोच सकता है, कैसी चिंताएं करता है, कैसे समाधान ढूंढता है। इन बातों का आपका पता होना चाहिए, क्योंकि जिसका कहते हैं कि मन बहुत बड़ी बीमारी होती है, मानसिक। और मानसिक बीमारी में कभी कभार ऐसी बीमारियां पनप जाती है जिनका इलाज ताउम्र नहीं हो पाता। तो ऐसी समस्याओं का भी हमें समाधान करना है। और ये मनोविज्ञान की आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका मोटिवेशन है, आपके मानसिक बीमारियों से जुड़े इड ईगो, सुपर ईगो की अवधारणाएं हैं। ये सारी की सारी बातें आपके साइकोलॉजी में बता देती है। जब तीनों चीजें आप पढ़ते हैं और थोड़ा सा समाज शास्त्र भी आप ले लेते हैं, तो समाज के बारे में पता लग जाता है कि समाज के द्वारा आरोपित कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हमें पालन करना है, फॉलो करना है। नहीं तो समाज हमारे ऊपर कुछ ऐसे नियम कानून आरोपित कर देगा जो एथिकली होते हैं। जब ये व्यक्ति को जान जाता है, ये सब चीज़ों को जान लेता है, तो वो व्यक्ति आसानी से नीति शास्त्र के बारे में टिप्पणी कर सकता है, समझ सकता है। अब नीति शास्त्र पर टिप्पणियां करें तो स्थितियां ये बनती है यहाँ पर कि कभी कभार निजी हित सार्वजनिक हित पर प्रभावी हो जाते हैं, या सार्वजनिक हित में आप कामकाज कर रहे हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनकी वजह से व्यक्ति का निजी जीवन तो प्रभावित होता ही है, साथ में सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित कर देता है। आप कभी कभार ऐसी स्थिति में होते हैं कि निजता के नाम पर आधुनिकता में लबरेज हो जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का पोषण करने लग जाते हैं, तो उससे समाज में लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके आसपास में जो लोग आपको एक आदर्श मान बैठे हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे डेफिनेटली पब्लिक लाइफ भी प्रभावित होती है। तो ये सारी बातों को हमें जानना है और जानकर हमें निर्णय लेना है कि कैसे कामकाज करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि नैतिकता नैतिकता की स्थिति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से आयाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व। नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व, इसको इन आयामों से बात कीजिए। इनको उदाहरण सहित हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे ये निर्धारित तत्व काम कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक तत्व लिख लीजिए जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऐतिहासिक तत्वों की बात करें, फिर हम सामाजिक तत्वों की बात करें या राजनीतिक तत्वों की बात कर लें, ऐसे। या हम सामाजिक तत्वों की बात कर लें, या हम आर्थिक तत्वों की बात कर लें, या हम धार्मिक तत्वों की बात कर लें। इन आधार पे हम करेंगे। और प्रशासनिक तत्वों की भी हम बात कर सकते हैं, यहाँ हम प्रशासनिक तत्वों की बात कर लें। ऐसे 5 भागों में या 6 भागों में इन तत्वों को बात जानेंगे, इन फैक्टर्स को जानेंगे, इन एलिमेंट्स को जानेंगे कि कौन से हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम ऐतिहासिक तत्वों की। अब ऐतिहासिक तत्व में हम बात करें कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इसके लिए हिस्ट्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, मौर्य काल में पढ़ा है, मुगल काल में भी पढ़ा है, सल्तनत काल में भी पढ़ा है, ब्रिटिश काल में भी पढ़ा है कि एथिकल स्थिति कैसी थी वहाँ पर। वैदिक काल में भी आपने पढ़ा है। आप सबसे पहले हम वैदिक काल की बात करें। वैदिक काल की
बात करते हैं तो वैदिक काल में किंवदंतियां ज़्यादा हैं, लेकिन इन किंवदंतियों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ सत्य का बोलबाला था, वहाँ सत्य निष्ठा का बोलबाला था। तो वहाँ सत्य, शाश्वतता, शाश्वत सिद्धांतों पर बल दिया जाता था, उनका पालन किया जाता था। तो मतलब सत्य था। सत्य को उन्होंने रित के नाम से बताया कि वहाँ रित विद्वान था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल आते आते ये सत्य एक असत्य का सहारा लेने लगा। आपने बात करें होंगे महाभारत काल में, महाभारत काल में अनैतिकता की बात हमें देखने को मिलती है। अनैतिकता का बोलबाला हुआ, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी, और महिलाओं की स्थिति खराब हुई तो एक कूटनीतिक स्थिति में भगवत गीता के उपदेशों से थोड़ा बहुत उस नैतिकता बची उसमें। आपने देखा होगा कि महाभारत काल में किस प्रकार की नैतिकता थी, अनैतिकता थी। या हम करें कि रामायण काल में पुरुषार्थ का बोलबाला था। पुरुषार्थ में श्री राम के आदर्श चरित्र का वर्णन। महाभारत में हम बात करें श्री कृष्ण की एक कूटनीतिज्ञता हमें दिखाई देती है। एक प्रशासक के तौर पे श्री कृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ हमें होना चाहिए। तो ये तो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जब जाएं, मौर्य काल में हम बात करें, मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ अनेक भ्रष्ट और अनेक रीतियों का उल्लेख हुआ है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने तो ये क्लियर कहा है कि समुद्र में मछली कब पानी पी जाती है पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार सरकारी खजाने से सरकारी कार्मिक कब पैसा इधर उधर कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता। ये बातें उस समय नैतिकता की बात होती है। तो मौर्य काल में चाणक्य की नीतियों से आप लगा सकते हैं कि चाणक्य एथिकल तो था और साथ में भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने की बात कहता है, और भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट करता है। ये कहता है भ्रष्टाचार की स्वीकृति देता है। किस आधार पे? समुद्र की मछलियों के आधार पे। आपको कहना पड़ेगा कि समुद्र की मछलियां किस प्रकार पानी कब पानी पी लेती है, उसी प्रकार से प्रशासकों का भी कोई पता नहीं होता कि वो कब भ्रष्ट आचरण करके वित्तीय अनियमितता कर देते हैं। ये बातें आपको यहाँ पता लगती है। और साथ में जब आप मौर्य काल के बाद में आते हैं तो हम देखें सल्तनत काल की बात करते हैं। सल्तनत काल, जब आप सल्तनत काल में आते हैं तो आपने एक फिरोज शाह तुगलक नाम का एक सुल्तान सुना होगा। उस सुल्तान के पास में एक सैनिक शिकायत करने गया कि साहब आपका खंजाची, आपका खजानदार मुझे वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है, और मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मेरा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, तो मेरी शिकायत का समाधान करें और उसको दंडित करें। तो आप ताजुब करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के बयान ये थे कि यदि वो 1-2 टके में मान जाता है तो 1-2 टके देकर तनख्वाह पास करा लीजिए। जब एक सुल्तान ये बातें कह सकता है तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का कितना आलम रहा होगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक की बात को आप कोट कर सकते हैं कि हमारी नैतिकता की स्थिति क्या होगी। मतलब एक शासक की ये जवाबदेही होती है कि वो भ्रष्टाचार की शिकायतों का निवारण करे, लेकिन यह शासक उसको सलाह दे रहा है कि आप उसे कुछ टके पैसे देकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तीसरा हम बात करें कि जब ब्रिटिश काल आए, ब्रिटिश काल आए तो ब्रिटिश काल में स्थितियां बदल गई। ब्रिटिशों ने भारतीयों को तो क्या माना कि ये बेईमान है,
चोर है, निकम्मे हैं, कामकाज नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सही मायने में बात करें तो ब्रिटिश लुटेरे थे। मुझे ये शब्द लिखते हुए कोई किसी प्रकार का वो नहीं हो रहा कि मैंने ये शब्द क्यों लिखा। मैंने जानबूझ के ये शब्द लिखा है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज लुटेरे थे और उन्होंने हमें सिखाया कि पैसा गलत तरीके से कैसे कमाया जाता है। बेसिकली वो बातें अंग्रेजों की थी, वो लूटने के लिए आए थे, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आए थे। लेकिन आज भी हमारे प्रशासकों में जो ब्रिटिश मानसिकता छिपी हुई है, वो इसी का परिणाम है कि जो भी कोई अफसर बनता है वो सबसे पहले रिश्वत कमाने की बात करता है, पैसा लूटने की बात करता है। तो इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं थी। तो इन बातों को हम कह सकते हैं कि ये बातें, और आप उसी दौरान आप देखते होंगे कि आप मुगल काल की भी बात कर लें। मुगल काल को क्यों अछूता छोड़े। मुगल काल में जो मनसबदार व्यवस्था थी आपकी, मुगल काल में मनसबदार व्यवस्था, ये मनसबदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, ये क्या थी? ये बेसिकली भ्रष्टाचार के अड्डे थे, जिसमें किसानों का शोषण करने का औजार था। ये लोग नजरानों के नाम से, बख्शीश के नाम से, चंवरी कर के नाम से किसानों से, गरीबों का शोषण किया करते थे। ये एक तरीके से रिश्वत के रूप नहीं तो और क्या थे। इसका मतलब कहीं भी कुछ स्थितियां ऐसी नहीं थी। और कॉर्नवालिस ने तो भारतीय प्रशासकों को बेईमान और चरित्रहीन बताया था। और अंग्रेज अफसर भी तो मैं मानता हूं कि अच्छे नहीं थे। चलो ठीक है, हम बुरे हैं, आप भी तो अच्छे नहीं थे। इस बात पे हमें जानना चाहिए और करना चाहिए कि क्या है अनैतिक। ये जो परिपाटियां चली है, ये परिपाटियां प्राचीन काल से चली आ रही है और हमारे जीन्स में आज कूट कूट के भर गई है। नहीं, हम मान लेते हैं बुरे थे, आप कह रहे हैं तो, लेकिन वो भी तो अच्छे नहीं थे, वो अच्छे थोड़ी थे। अब बात ये कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनाए इसको, कि अनैतिकता की जो स्थिति है, इसका परिणाम भ्रष्टाचार आज समाज की स्वीकार्यता बन गया है। आज भ्रष्टाचार सोशल स्टेटस बन गया है। जो अधिक कमाता है वो व्यक्ति क्या है, अच्छा है। जो व्यक्ति नहीं कमाता है उससे लोग बेवकूफ समझती है और कहती है कि ये क्या है, इसको कुछ भी पता नहीं है, ये क्यों नहीं कमा रहा, सब सारी दुनिया कमाने में लगी हुई है। तो ये स्थितियां बन गई है कि व्यक्ति क्या करें। ये सोशल स्टेटस हो गया, सिंबल हो गया। स्टेटस सिंबल है करप्शन आज की तारीख में। इसकी वजह यह है कि हमारे जीन्स में भ्रष्टाचार रूपी एक दैत्य भर गया है। वो जीन्स से निकल ही नहीं पाया। उसके लिए आप कितनी भी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी ले आइए, कितना भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनकी एडिटिंग कर दीजिए, तो भी ये भ्रष्टाचार आपके वहां से नहीं निकलेगा। ये एक तरीके से जेनेटिकल डिजीज हो गया है, इसे करना है। तो आप ये देखिए कि हमारी एथिकल स्टेटस को हमारी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स तो कैसे निपटाएगी। जब हमारा समाज, जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था कि आप क्या बनेंगे जी, पुलिस वाले बनेंगे। क्यों बनेंगे पुलिस वाले? क्योंकि पैसे कमाते हैं इसलिए पुलिस वाले बनेंगे। ये स्थितियां आज भी हमारे बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कि पुलिस वाले। क्यों बनना चाहते हैं? कि पैसे कमाने हैं इसलिए पुलिस वाले बनना चाहते हैं। क्या स्थितियां हैं? हमने हमारे संगठन को किस तरीके से खराब कर लिया, इस चीज को देखने की जरूरत है। तो अब क्या करें कि किस तरीके से इससे दूर किया जा सके। इसमें हम बात करते हैं कि जब तक प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी और प्रशासन में जब जनता ऐसे
कामकाज के लिए अच्छे लोगों को शामिल नहीं करेगी, तब तक भ्रष्टाचार नहीं निबट सकता। जनता को मुखर होना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए हम आपका बाइकआउट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमें वापस बुलाना पड़ेगा कि आप वापस आ जाइए, आपकी जरूरत इस सिस्टम को नहीं है, तो ही हम कर सकते हैं, नहीं तो वही डायलम्मा में रहेंगे। आज नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम नैतिक चिंताओं से ग्रस्त हैं। ये चिंता होगी ही नहीं जब आप ऐसी स्थिति में रहेंगे। हम नैतिक द्वंद्व में हैं, इसलिए हम नैतिक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना है। इन चीजों को समझिए। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या ऐसे कौन से कारक है? सोशल स्टेटस की बात करें। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस क्या हो गया? हमारा सोशल स्टेटस ये हो गया है कि धन का महत्व तो बहुत बड़ा हो गया है इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में हम राजनीतिक, पहले राजनीतिक पढ़ लेते हैं, या राजनीतिक में बात करें कि राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक तत्वों में धन बल सुना होगा आपने, भुजबल बड़ा प्रभावी है। आज कोई भी राजनीतिक दल बिना भ्रष्टाचार किए, बिना पैसे खर्च किए चुनाव नहीं जीत सकता। मतलब चुनावी खर्च आपको क्या बनाती है? भ्रष्टाचार से जोड़ती है। आपके नैतिक स्थिति में ये हो गया है कि आज राजनीतिक स्तर पे तो ये हो गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई राजनीतिक दल पैसा खर्च नहीं करते तो वो व्यक्ति या दल इस सिस्टम में रहने लायक ही नहीं है। आज जनता अपेक्षा करती है, जब कोई राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव में भागीदारी करता है तो उससे अपेक्षाएं करती है कि मुझे चाय नाश्ता कराए, मेरी तीमारदारी करे, मुझे दारू मुर्ग मुसल्लम की व्यवस्था उपलब्ध करवाए। तो ये कब तक चलेगा? जब आप राजनीतिक दलों से इन सुविधाओं का उपभोग करना बंद करेंगे तभी आप एथिकल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। आप क्या सोचते हैं कि इन चीजों से वो हो जाएगा? क्योंकि राजनीतिक दल अधिक पैसा खर्च करना चाहेंगे, और अधिक पैसे के लिए आप देखिए अधिक चंदे की जरूरत पड़ेगी। अधिक चंदा या तो कहां से लेंगे? कॉरपोरेट घराने से। सोचिए, कॉरपोरेट घराना अधिक पैसा देगा आपको, और ये कॉरपोरेट घराना जब अधिक पैसे देगा तो जब बाद में भविष्य की नीतियां बनेगी, उन नीतियों को क्या करना पड़ेगा आपको? उन नीतियों को प्रभावित करेंगे। एक मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने 2020 में लेबर कोड बनाए थे। 44 कानूनों को 4 कानूनों में परिवर्तित करने के लिए। 4 कानूनों में एक वेजेज कोड था। उस वेजेज कोड में आपको पता हो कि संसद ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम 600 रुपए करने का प्रस्ताव रखा था। वो आज तक, कानून तो संसद ने पास कर दिया लेकिन अनेक्ट नहीं हो पाया, रूल्स अभी तक नहीं बन पाया है। ये अनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, इस बात का आप अंदाज लगा लीजिए। मैं किसी पर कोई लांछन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कॉरपोरेट प्रेशर था, इस वजह से नहीं हो पाया। अब आप समझ लीजिए, एक तो कॉरपोरेट हो गई, दूसरा आप क्या करेंगे? अधिक चंदा है, अधिक पैसा वसूलेंगे तो सरकार में भागीदारी करके धन वसूलेंगे। धन वसूलना, आपने देखा होगा कि यदि कोई आपके यहाँ एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो बेसिकली आपने सुना होगा कि वहाँ तो बिना पैसों के ट्रांसफर नहीं होता। आपने ऐसा भी सुना होगा कि इनकी तो थानों से बंदियां बंधी हुई है। जब बंदियां बंधी हुई है, आपका जो एसडीएम है इनका है, इनका थानेदार इनका है, एसपी इनका है, तो फिर बताइए कैसे काम होगा?
फिर एक लेमैन यदि प्रभावित होता है और उसमें किसी प्रभावी व्यक्ति का गठजोड़ है या शामिल है तो कामकाज नहीं हो सकता। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ही क्या निकला। अब आप समझ लीजिए राजनीतिक तत्व में क्या स्थितियां हो गई है। हमने ऐतिहासिक स्थिति आपको बताई, हमने राजनीतिक स्थिति बताई, हमने ये सामाजिक स्थिति की ओर जाने। अब सामाजिक में क्या हुआ, धन का महत्व हो गया है। आज पहले गांव के लोग व्यक्ति को तरजीह देते थे, हाँ, और धन का महत्व ये हो गया है कि बेसिकली ये सोशल स्टेटस बन गया है कि भ्रष्टाचार करो, धन कमाइए, चाहे कैसे भी आए, हमें पैसा आना चाहिए। और अनैतिक ढंग से जो लोग पैसा कमाते हैं उसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई। मतलब अनैतिक तरीके से अर्जित धन को सामाजिक स्वीकृति मिल गया। सामाजिक स्वीकृति मिलना, आज मैं कई लोगों से सुनता हूं और बड़ा परेशान होता हूं कि यदि कोई भ्रष्टाचार से पैसे कमाकर गांवों में, शहरों में बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है, अट्टालिकाएं बना लेता है, तो लोग उसको बुरा नहीं मानते। लोग कहते हैं कि अरे उसका तो बनाना ही था, वो तो अफसर है, वो तो नेता है, वो तो उस प्रभावशाली पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो उसका तो कमाना ही था। मतलब इसका मतलब हम अनैतिक तरीके को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और जब हम अनैतिक तरीके को प्रमोट करेंगे तो आपका क्या होगा, किस तरीके से कामकाज होगा। क्या हम इन नैतिक दुविधाओं को, नैतिक चिंताओं का समाधान कर पाएंगे? कदापि नहीं हो पाएगा। इन चीजों को हमें देखना है। आज हम बात करें कि इसमें धन का महत्व इतना होगा कि परिणाम सापेक्ष नैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो कांट की या गीता की परिणाम निरपेक्ष नैतिकता थी कि भाई आपको तो केवल अपनी ड्यूटी करनी है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, और कुछ नहीं करना। आज ये है कि पैसा आएगा तो ड्यूटी करनी, अन्यथा नहीं करनी। वो बपोती हो गई है। जो सरकार आपको जो प्रोफेशनल के तौर पे जो एक तनख्वाह दे रही है वो आपकी बपोती है। कहते हैं कि तो मेरे बपोती है, इसके अलावा यदि मुझे कुछ मिलता है तो तब काम करना है मुझे, वो भी तय करूंगा कि कब तक करना है। तो ये कामकाज नहीं हो सकता। आज गांधी के साधन साध्य की अवधारणा समाप्त हो गई है कि गांधी का ये साधन साध्य की अवधारणा किस तरीके से हो रहा है कि व्यक्ति गलत तरीके से यदि कमा रहा है तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। हम बात कर रहे हैं अब आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारकों की स्थिति देखिए। आर्थिक तत्वों में हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात करेंगे जो हमारे संसाधन होते हैं। इन संसाधन किसके होते हैं जी? संसाधन समाज के होते हैं। संसाधनों पर हक किसका होना चाहिए? समाज का। समाज का बनता है। और ये पूरे विश्व की विरासत है। साझा संसाधन विश्व विरासत है और विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उनमें उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि संसाधनों का केंद्रीकरण हो गया है। हालांकि हमारे संविधान में यह बात कही गई है कि संसाधनों का जब संकेंद्रण हो तो सरकार कुछ एक व्यक्तियों में संकेंद्रण रोकने का प्रयास करेगी। इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है सरकार। इनकम टैक्स लगाती है सरकार, कॉरपोरेट टैक्स लगाती है सरकार ने, जीएसटी के माध्यम से आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया है। लेकिन संपत्ति की असमानताएं बढ़ी है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट्स क्या कहती है, इन चीजों को देखिए। आज आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी एमएनसीज के पास में रिसोर्सेज वहां पहुंच गया है। आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, छोटे छोटे स्टोर्स हैं, वो धाराशायी हो गए हैं। आज वैश्वीकरण के युग ने हमें क्या बना दिया है? पंगु बना दिया है। और आज स्थितियां ये देखिएगा कि हमारे देश में जो एमएनसीज के पास में सारे के सारे संसाधन है और उन संसाधनों की वजह से क्या हो गया कि सारा का सारा पैसा कुछ एक व्यक्तियों तक सीमित हो गया। आज एक लेमैन के पास में परचेजिंग पावर नहीं बची है। आज एक वो व्यक्ति, यदि सरकार
उन्हें राशन सामग्री वितरित नहीं करी तो 2 जून की रोटी वो उपलब्ध नहीं करा पाता। वो अपने बच्चों के लिए यदि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं दे तो वो चीजें नहीं हो पाते। तो ये सारी क्या चीजें हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि ये रोजी रोटी, रोटी रोजी से दी जानी चाहिए, रोटी खैरात में नहीं दी जानी चाहिए। जो सरकार ये जो बातें करती है, जो रोटी देने का कामकाज करती है, रोटी न दे सरकार, रोजी प्राथमिकता होनी चाहिए और रोजी भी एक अदद रोजी होनी चाहिए। यदि ऐसा करती है तो हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरा, हमारे देश में एक बात आती है धार्मिक तत्व। धार्मिक तत्व आज क्या बताएं कि हमारे धर्म के ठेकेदार इतने बड़े हो गए हैं कि आपने देखा होगा कि हमारा देश धर्म के बाबाओं से चल रहा है। बाबा, ठेकेदार, ये ट्रस्ट, इन लोगों में हमारे देश के संसाधनों का संकेंद्रण होता जा रहा है। जनता को अंधविश्वासों के सहारे, धार्मिक आख्यानों या पौराणिक व्याख्याओं के सहारे धन लूटने का कामकाज कर रहे हैं। यदि आज मैं किसी संस्थान को धन नहीं देता, वो नहीं देता तो अपेक्षाएं करते हैं। आज मैं सोच ही रहा था कि लोग हमें उकसाते हैं कि आप गलत तरीके से पैसे कमाइए। लोग हमें प्रवोक करते हैं कि आप पैसे कमाइए और हमें दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि साहब आप हमें चंदा दे दीजिए, बाबा के नाम पे चंदा दे दीजिए, मैया के नाम पे चंदा दे दीजिए। ये बातें करते हैं तो लगता है कि, और फिर जब हम उनको चंदा देते हैं जो हमारी श्रद्धा के अनुसार, तो हमें ऐसी हिकारत भरी निगाहों से देखते हैं जो लगता है कि क्या स्थितियां हो गई है। और कहते हैं कि आपको तो देना चाहिए और आप कहीं से भी लाइए। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको देना चाहिए, आप गलत तरीके से पैसे कमाइए और हमें दे दीजिए, हम फिर गलत कृत्य करेंगे और फिर हम दूसरों को कर देंगे। तो मतलब क्या स्थितियां बन पा रही है। तो ऐसी स्थितियों को हमें रोकना पड़ेगा। और प्रशासनिक तत्व की स्थिति ये हो रही है कि नैतिक स्थिति प्रशासन में है और प्रशासन के लोग ही क्या कर रहे हैं, नियम, प्रक्रियाएं, कानून आदि को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आदि के अनुसार कार्य न करके अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्थिति ये हो रही है कि एक प्रशासक का काम नीतियों को लागू करना है, लेकिन वो नीति निर्माण में सरकार को सुझाव और राय देने लगा है। वो तय करने लगा है कि मुझे कौन सी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी को नहीं। ये उसका काम नहीं है। तो ये सारी बातें आप में एक चीज़ को डेवलप करती है कि हमें क्या क्या चीज़ों को हमें डेवलप करना है, कैसे करना है। तो ये सारी बातें आपको नैतिक स्थिति के निर्धारित तत्वों में आती है। तो ये बातें थी आपकी। अब हम बात करने जा रहे हैं नैतिक, भारतीय प्रशासन में निहित नैतिक समस्याएं, एथिकल इश्यूज हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से हैं, इनको जानने की जरूरत है हमें। तो प्रशासक का नहीं है, हमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि आप प्रशासन में जब जाएंगे, अपना कामकाज कराने के लिए जाएंगे, तो एक माहौल बनाएंगे कि ये तो बहुत बड़ा पेचीदा मामला है, आपने तो ये गलतियां कर दी, आपने ये कर दिया। पेचीदा भी मान लो हो सकता है, पेचीदा भी हो तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि कामकाज नहीं करना चाहता जानबूझ के, कुछ ले दे के ही मामला हो जाए, तो आप उससे कहेंगे ले दे के ही मामला कर लो। कभी कभार स्थितियां ये हो जाती है कि लेने देने का मामला नहीं होता, वो लेना भी नहीं चाहता, आप जबरदस्ती उससे कहते हो कि आप ले लीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलप करती है। और जो हमारी चीज़ें सबसे बड़ी जड़ तो आजकल प्रशासन ही तो है, और प्रशासन में ही हम नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं, नैतिक द्वंद्वों का सामना कर रहे हैं। तो उन्हीं को ही हमें देखना है इस टॉपिक्स में। तो नेक्स्ट उसमें लेते हैं, नेक्स्ट में हम लेते हैं भारतीय प्रशासन में निहित समस्याएं। भारतीय प्रशासन के समक्ष समस्याएं।
समक्ष समस्याएं। मैं 4 बातें आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ भारतीय प्रशासन में सबसे बड़ी बात तो है कि जो समस्या है ना हमारे, वो ब्रिटिश मानसिकता या औपनिवेशिक मानसिकता आज भी हमारे मन से नहीं गई है। मतलब कॉलोनियल मेंटेलिटी आज भी है हमारे दिमाग में, ब्रिटिश मेंटेलिटी आज भी विद्यमान है, जिससे हमें क्या है, विषमता पैदा हो गई है। दूसरा हमारा नौकरशाही का तटस्थ और अनाम न हो पाना। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने 2 बातें कही थी कि हम हमारी नौकरशाही को तटस्थ रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे। न्यूट्रल का मतलब है कि राजनीतिक तरफदारी से ये मुक्त रहेगी और ये कभी भी सामने नहीं आएगी, पर्दे में रहेगी, अनामता होना। लेकिन आज स्थिति यह है कि तरफदारी करने लगी है हमारी नौकरशाही। अनामता नहीं है, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग पर्दे में आ रहे हैं, हाँ? पर्दे पर्दे में रह रहे हैं। तो ये चीजें आपकी स्थिति यही हो गई है। तीसरी बात ये है हमारी कि राजनीतिक दबाव की अधिकता है। आज स्थिति यह है कि वो तटस्थ नाम क्यों नहीं हुए, क्योंकि राजनीतिक दबाव अधिक हो गया है, अधिक होना। आज यूं कहें कि राजनीतिक दबाव मंत्रियों का चलता है। साथियों, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस में आपने ये पढ़ा होगा कि हम मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायकों के प्रति हमारे मंत्री उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आप जनरली क्या देखते हैं कि जो विधायकों का ही शासन चलता है संबंधित कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो और ये विधायकों का जब शासन चलता है तो छुटभैया राजनीति करते हैं और छुटभैया नेताओं की दबाव से वह व्यक्ति प्रभावित होता है। चौथा हमारा कामकाज है स्वस्थ कार्य संस्कृति का अभाव। आज किसी भी कार्यालय में जाइए, वहाँ स्थितियाँ यह है कि हेल्दी वर्क कल्चर नहीं है, स्वस्थ कार्य संस्कृति। स्वस्थ कार्य संस्कृति का अभाव। संस्कृति का अभाव। आज स्थिति देख लीजिए हमारे ऑफिसेज की, क्या स्थिति है कि कोई काम ही नहीं करना चाहता, टाइमली काम नहीं करना चाहता, निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम नहीं करना चाहता। कुछ एक लोगों को तो बहुत आसानी से सेवाएं मिल जाती है, कुछ एक लोगों के लिए उनकी जूतियां घिस जाती है। ऐसा कहते हैं कि कई विभागों के बारे में कि जूतियां घिस जाए, आपका काम नहीं हो। ये हेल्दी वर्क कल्चर को नहीं बताता। हालांकि देश में सिटीजन चार्टर्स बनाए गए हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बनाया गया है, राइट टू हियरिंग बनाया गया है, अकाउंटेबिलिटी बिल की भी बात की जा रही है, लेकिन क्या स्थिति है, कुछ नहीं है। तो हमें इनका समाधान करना पड़ेगा। यदि हम नहीं कर पाए तो ये समस्याएं बनी रह जाएगी। सेकंड एआरसी की हम बात करें, द्वितीय, इस समस्याओं का समाधान के लिए हमें सेकंड एआरसी को फोकस करना पड़ेगा। सेकंड एआरसी को बारे में आपने सुना होगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये प्रशासनिक सुधार आयोग कौन थे? इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये सेकंड एआरसी गठित हुआ। उन्होंने ये बताया कि यदि वास्तव में आपको इनका औपनिवेशिक मानसिकता खत्म करनी है, अधिकारियों की, इनके विवेकाधिकार में, इनके डिस्क्रिशन पावर में कमी कर दीजिए और जो प्रक्रियाएं ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उनको सरल बना दीजिए। और वो निर्णय एक न लेकर कमेटी के द्वारा यदि निर्णय लिया जाए तो वो प्रभावी हो सकता है। दूसरा एक विवेकाधिकार में कमी की बात करता है। ये विवेकाधिकार में कमी, आज स्थिति ये होती है, जो कलेक्टर था ना ब्रिटिश वाला, वो कलेक्टर आज कलेक्टर नहीं रहा। जो कलेक्टर था 1970s के दौर का, वो कलेक्टर आज कलेक्टर नहीं रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी
हमने डिस्क्रिशन पावर को कम किया है। ऐसे ही हर विभाग में डिस्क्रिशन पावर को कम किया गया है। दूसरी हम बात करते हैं कि एक स्थानांतरण पॉलिसी अपनाई जाए। स्थानांतरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी न हो, और जैसे हर 3 साल में 5 साल में निर्धारित स्तर के बाद में ट्रांसफर होते हैं, उस स्थिति में ट्रांसफर हो। तीसरी बात होती है ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। मतलब जो भी कामकाज है कि सरकारी विभागों में लोग पहुंचे ही नहीं, मतलब आप ऑनलाइन सारे सेवाएं दे दें और सरकारी विभागों तक नहीं पहुंचे तो सारी चीजें हैं। महाभारत में भी ये बात कही गई है कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान ने समाचारेत, आपने सुना होगा, जिसमें ये कहा कि जो व्यवहार खुद को अच्छा नहीं लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये बातों को यदि आप पोषण करते हैं तो आप डेफिनेटली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप ये सोचिए, मैं जॉन रोल्स की जो न्याय प्रक्रिया है उससे बड़ा प्रभावित हूँ। जॉन रोल्स ने अपने न्याय प्रक्रिया सिद्धांत में एक ऐसे गोल अंधेरे का उल्लेख किया है। ये गोल अंधेरा है। इस गोल अंधेरे में एक ऐसे हीन लोग, संसाधन विहीन लोग, कमजोर लोग, गरीब लोग, ये इसमें बेचारे पड़े हुए हैं। और यहाँ एक मलाईदार लोग छिपे बैठे हुए हैं। ये मलाईदार लोग बैठे हुए हैं। वो यूं कहते हैं कि मलाईदार लोगों से कि हे मलाईदार लोगों, तुम इन लोगों के जीवन स्तर को एक बार देखो तो सही। तुम यहां पर एक बार महसूस तो करो कि ये कौन सी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। जब आप इस कुएं में जाएंगे, इस गोल घेरे के अंदर जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि पहली संसाधनों पर हक पहला इनका होना चाहिए। जो भी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उन सुविधाओं पर हक इनका होना चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये एक यूं कह सकते हैं कि जैसे कृष्ण जब राधा के मनोभावों को नहीं समझ पाया तो राधा ने बोला था, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो के कहे। तो ये बातें आप यूं कह सकते हैं कि एक बार आप इस गोल अंधेरे में आकर तो देखो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये अधिकार किसको मिलने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं और हमें ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए। आप कैसे चाहेंगे, आप सरकारी विभाग में गए और आपसे कोई रिश्वत की पेशकश कर दे और आपको कैसा लगेगा? वो चाहे आप भ्रष्टाचार करते हो, आप चाहे कितने भी पैसे लेते हो, और यदि आपसे कोई वो भ्रष्टाचार की बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि आप पैसा देंगे उसे। आपको लगेगा गलत कर रहा है। जब आप गलत करते हैं तो उस वक्त आप कहाँ जाते हैं? तो यही बातें हमें नैतिक स्थिति के निर्धारण करने में बचा सकती है। तो ये बातों को आप देखिएगा, और मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि जो नैतिक दुविधाएं हैं, संशय है, चिंताएं हैं, उनका समाधान हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।